हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल सामरी एडुकेयर। आप सबका स्वागत है हमारे इस चैनल पे। आज हम शुरू करेंगे और आज ही खत्म करेंगे क्लास 9 के चैप्टर 1 नंबर सिस्टम को। ये चैप्टर आगे आने वाले चैप्टर के लिए आपका बेसिक हो जाएगा। इस वजह से इस चैप्टर को करना इम्पोर्टेंट है। ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं, छोटा चैप्टर है। 1.5 आवर में चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, वन शॉट में। ठीक है, तो शुरू करते हैं। आज हमारा पहला टॉपिक। अब हमें जानना रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। रेशनल नंबर्स आर दोज नंबर जिनको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं पी बाय क्यू, पी बाय क्यू की फॉर्म में, जिसमें क्यू नॉट इक्वल टू जीरो होता है। ये कंडीशन होती है। रेशनल नंबर्स वो होते हैं जिन्हें हम पी बाय क्यू की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, जैसे कि 1/2, 2, 3, 7/2। ये वह नंबर है जिन्हें हम पी बाय क्यू की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि पी बाई क्यू की फॉर्म में है तो टू कैसे, लेकिन हमेशा हर नंबर के नीचे इमेजिनरी वन तो चलता ही है, इस वजह से पी बाई क्यू की फॉर्म में है। अब इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं। इरेशनल नंबर्स वो नंबर होते हैं जिनको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में है नहीं लिख सकते, जैसे √2, √3, √4। √4 नहीं, सॉरी, √5। √4 इसलिए क्योंकि √4 क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा। ये थोड़ा, इसलिए ये तो रैशनल नंबर हो गया, तो ये इसमें नहीं आता। लेकिन जो भी वह सारे नंबर जो पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते, वह रेशनल नंबर्स होते हैं। सॉरी, इरेशनल नंबर्स होते हैं। और जो रेशनल नंबर्स वो होते हैं जिनको पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे कि 1/2, 2, 3, 7/2। और इरेशनल नंबर्स वो होते हैं जिनको पी बाई क्यू की फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता। और इन दोनों का मिलाकर जो सेट बनता है उसे रियल नंबर्स बोलते हैं। तो ये हमारा नॉर्मल बेसिक था, अभी तो स्टार्टिंग है। तो नेचुरल नंबर्स, इसके आगे के रैशनल नंबर्स के आगे के पार्ट्स हैं नेचुरल, होल नंबर, इंटीजर्स। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, जैसे कि 1, 2, 3 से लेके इनफाइनाइट तक, मतलब 1 से लेके पॉजिटिव इनफाइनाइट तक जो नंबर जाते हैं उन्हें हम नेचुरल नंबर्स बोलते हैं। और जो नंबर, अब हम इन्हीं नंबर को, मतलब नेचुरल नंबर्स के आगे ही अगर जीरो लगा दें तो 0, 1, 2, 3, 4 से लेके इनफाइनाइट तक, ये जो नंबर हुए जीरो के साथ, इन्हें नेचुरल नंबर प्लस जीरो इज होल नंबर। नेचुरल नंबर्स क्या हुए, 1 से लेके इनफाइनाइट तक पॉजिटिव नंबर्स जितने भी हैं वो नेचुरल नंबर्स हो गए। अगर हम इसमें जीरो ऐड कर दें तो ये हो जाएगा हमारे होल नंबर्स। अब ये तो नेचुरल हो गए, वोल हो गए। अब इंटीजर्स नंबर्स क्या होते हैं। होल नंबर्स के बाद हमें इंटीजर्स जो देखने हैं, इंटीजर्स मतलब नेगेटिव इंफिनिटी से पॉजिटिव इंफिनिटी तक जितने भी नंबर आते हैं वो सारे इंटीजर्स होते हैं। जो पॉजिटिव नंबर्स होते हैं वो पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, वो जो नेगेटिव नंबर होते हैं वो नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं। ठीक है, ये तो कुछ जनरल बेसिक था हमारे चैप्टर का कि नंबर्स क्या क्या होते हैं। रियल नंबर सेट होता है रेशनल और इरेशनल नंबर का। रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, जिन नंबर को हम पी बाई क्यू की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए पी बाई क्यू की फॉर्म 1/2, 2, 3, 7/2। इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं जिन्हें हम पी बाई क्यू की फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। ठीक है, अब मैं आपको अगला देख। और नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, जो 1 से इनफाइनाइट पॉजिटिव चल रहा है वो नेचुरल नंबर। होल नंबर्स कौन से हुए, नेचुरल नंबर्स में हम अगर हम जीरो ऐड करके लिखते हैं तो वो होल नंबर्स हो जाते हैं। इंटीजर्स क्या होते हैं, नेगेटिव इनफाइनाइट से पॉजिटिव इनफाइनाइट के बीच में जितने भी नंबर आएंगे वो सारे इंटीजर्स होते हैं। अगर इंटीजर्स को हम पॉजिटिव वालों को, अगर इंटीजर्स को भी सब डिवाइड किया जाए तो पॉजिटिव इंटीजर्स जो सारे पॉजिटिव है और नेगेटिव इंटीजर्स जो सारे नेगेटिव है। अब हम, ये नॉर्मल बेसिक था, थोड़ा सा एक क्वेश्चन की तरफ चलेंगे एग्जाम्पल के लिए। कि अगर हमसे बोले कि 3/5/4/5 नंबर है, ये आपके इरेशनल नंबर्स हैं। रैशनल नंबर से इनके बीच के 6 रैशनल नंबर्स आपको फाइंड करने हैं। तो कैसे फाइंड करेंगे, जैसे 3/5 लिख दो और 4/5 लिख दो।
अब आपको 6 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं, तो 6 में 1 प्लस करो और दोनों तरफ ऊपर नीचे 7 से मल्टीप्लाई कर दो, 7 बन जाएगा। 6 में 1 प्लस किया तो 7, 7 को दोनों तरफ ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। अब मल्टीप्लाई करके क्या होगा, 21 अपॉन में 35, इधर क्या होगा 28 अपॉन में 35। अब आपको 6 नंबर लिखने हैं, तो क्या क्या हो गए, 22 अपॉन 35, 23 अपॉन 35, 24 अपॉन 35, 25 अपॉन 35, 26 अपॉन 35, 27 अपॉन 35। 6 नंबर निकालने थे, 6 निकल चुके हैं, यही हमारा आंसर होगा। कुछ नहीं करना है, दो रेशनल नंबर अगर दे रखे हैं तो जितने नंबर्स फाइंड करने हैं उसमें 1 प्लस कर कर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में 7 से मल्टीप्लाई कर देना है दोनों वैल्यूज में। आपको अपने आप बीच में 6 नंबर्स दिख जाएंगे। ये देखो ना, इन दोनों के बीच में 6 नंबर दिख। ये हमारा पहला पेज कंप्लीट हुआ। अब अगले पेज पे चलते हैं। अगले पेज पे अब एक तरीका, ये क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आता है लेकिन फिर भी मैं समझा देता हूं आपको, कि शो द इरेशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन। ये कॉन्सेप्ट ये है कि हमें इरेशनल नंबर्स को नंबर लाइन पे शो करना है। तो मैं रफली समझा रहा हूं, अगर आपको पेन से करना है तो एक स्केल लीजिएगा, स्केल से 1 यूनिट के गैप पर एक एक पॉइंट लगा दीजिएगा। अब 1 यूनिट के गैप पे आपने जब ये लगा दिया, मान लीजिए हमें रूट टू एक इरेशनल नंबर है, इसे हमें नंबर लाइन पे शो करना है, तो 1 यूनिट का गैप लीजिए यहां से। ये 1 यूनिट हो गया ना, स्केल से मैंने तो रफली कर लिया, स्केल से, और फिर वापस से इस जगह तक 1 यूनिट खींच दीजिए। ये दो 1 यूनिट हो गए, और ये लाइन जो होती है वो बिल्कुल नंबर लाइन से परपेंडिकुलर होनी चाहिए। और जब इस पॉइंट को हम नाम दे देंगे ए, इसे बी, और ये पॉइंट को ओ मान लीजिए, तो इन दोनों को जब हम लाइन को ज्वाइन कर देंगे तो आप ढंग से देखोगे तो एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। अब हम इस पे पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से क्या होता है कि हाई का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर अपॉन बेस का स्क्वायर। हम जानते हैं कि ये भी 1 यूनिट है, और ये भी 1 यूनिट है, तो 1 इसका भी स्क्वायर और प्लस इसका भी स्क्वायर, तो कितना हो गया 2। अब हाइपोटेनियस, अब स्क्वायर इधर गया तो रूट में चला जाएगा, तो अंडर रूट 2, मतलब इसकी वैल्यू आ गई है अंडर रूट 2। लेकिन ये पॉइंट तो इस जगह आ रहा है, अब हमें तो इसे नंबर लाइन पर शो करना था, तो कैसे करेंगे, आपको कंपास लेना है, कंपास का जो तीखी साइड होती है उसे यहाँ पर लगाना है, और जो पेंसिल वाली साइड होती है उसे ए पॉइंट पर रखना है। जब आप ए पॉइंट से पेंसिल उस कंपास को इस लाइन पे गिराओगे, वो कुछ इस तरीके से गिरेगा। जब वो जिस जगह पर गिरा, यही आपकी डिस्टेंस रूट 2 हो जाएगी। ठीक है, ये जर्नल था, जैसे एग्जाम में आता नहीं, लेकिन मैंने बता दिया। अब हम थोड़ा सा आगे की तरफ चलेंगे। अगला टॉपिक हमारा जो है वो है डेसिमल एक्सपेंशन। डेसिमल एक्सपेंशन क्या है, मैं आपको इसे इजी वे में समझाता हूँ। हमारे पास जैसे कि मान लो 6/8 आया, 6/8 को अपन 2 से काटेंगे, 3/4 हो जाएगा। इसको अगर आप डिवाइड करने जाओगे तो 3 अंदर 4, लेकिन छोटा है तो पॉइंट लगा के 0 आ जाएगा। तो कितना, 7 टाइम 28, 28 टू हटा, पॉइंट से वापस 0 लिया, और ये 0.25। अब ये आपने देखा कि ये डेसिमल की बात की वैल्यू यहां पर रुक चुकी है। जब ये डेसिमल की बात की वैल्यू यहां पर रुक चुकी है, मतलब ये आगे आगे और नहीं बढ़ रही है, तो मतलब कि हो गया है कि हमें यहां पर वैल्यू स्टॉप हो चुकी है। तो इसे क्या बोलेंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल। स्टॉप हो चुकी है, आगे वैल्यू नहीं आ रही है, यहां पर 0 आ चुका है, इसे बोलेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, और अगर ये पॉइंट के बाद की वैल्यू चलती जाएगी, मतलब कि रिपीट होती जाएगी, तो इसे बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग बट
रिपीटिंग डेसिमल। जैसे कि एग्जाम्पल सेकंड है, एग्जाम्पल लिया 20/6, इसको आप डिवाइड करोगे तो ये फैक्टराइज बनेगा, ये रुकेगा नहीं, मतलब चलता ही जाएगा 3। तो इस अगर कोई नंबर बार बार रिपीट हो रहा है तो उसे बार 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 अपन बोलते हैं ना, बार बार रिपीट हो रहा है तो उसके ऊपर बार लगा देते हैं, ऐसा सिंबल लगा देते हैं, ये बार का सिंबल है। तो ये सिंबल क्या डिनोट करता है कि ये 3 अब रुकेगा नहीं, ये इनफाइनाइट तक जाएगा। तो इसे क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग पर रिपीटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब ये खत्म, टर्मिनेट मतलब खत्म हो जाना, ये खत्म नहीं हो रहा है, तो नॉन टर्मिनेटिंग, और रिपीट होता ही रहेगा तो रिपीटिंग डेसिमल। ये दो पार्ट हो गए, लेकिन कुछ कुछ एग्जाम्पल ऐसे भी आएंगे आपके जिसमें ये जो है ये रिपीट भी नहीं होगा। मतलब कि जो पीछे डेसिमल की बात की वैल्यू यहाँ तो टर्मिनेट होगी, खत्म होगी, यहाँ रिपीटिंग की बात आई नहीं, तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल। यहाँ पर टर्मिनेट नहीं हो रही है, मतलब खत्म नहीं हो रही है, लेकिन यहाँ पर लगातार रिपीट हो रही है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल हुई। अब कुछ एग्जाम्पल ऐसे भी आएंगे जिसमें ये आपका जो डेसिमल की बात की वैल्यू है वो लगातार चलेगी, मतलब रिपीट नहीं होगी ना ही टर्मिनेट होगी। इसी के लिए अगले पेज पे मैंने एग्जाम्पल ले रखा है, मैं आपको दिखाता हूँ। √2, अगर आप जानते होंगे √2 की वैल्यू 1.414 कुछ होती है, मतलब रुकती नहीं है, ना ही रिपीट होती है, ठीक है, ना ही ये वैल्यू रिपीट होती है, ना ही ये टर्मिनेट होती है। तो हम इसे क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल। अब मैंने आपको बोला था कि मैं इस पूरे चैप्टर को वन शॉट में कंप्लीट करूंगा, तो मैं आपको सारे एग्जांपल्स भी कराऊंगा इस चैप्टर के, और सारी एक्सरसाइज भी। तो हम लगभग बेसिक कर लिया है इस चैप्टर का, तो अब हम थोड़ा सा इसके एग्जांपल्स की तरफ बढ़ते हैं। एग्जांपल्स में आपको मैंने आपको नॉर्मल बेसिक पढ़ा दिया, अगर कुछ आगे क्वेश्चंस में एक्स्ट्रा एड ऑन होगा तो मैं क्वेश्चन के साथ ही बता दूंगा, ठीक है। तो एग्जांपल 1 करते हैं, आपकी एनसीईआरटी से ही है ये सारे क्वेश्चंस। आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर। मैं आपको जैसे लिखूंगा आप वैसा एग्जाम में लिख के आइएगा, सेम। आपको कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है, मतलब बहुत से बच्चों की प्रॉब्लम होती है कि हमें वर्डिंग्स नहीं पता होती, तो मैं वर्डिंग्स लिखूंगा, आपको सेम ऐसे ही लिखना है एग्जाम में, आपका कहीं नंबर नहीं कटेगा, ठीक है। तो अब इसमें पहला क्वेश्चन क्या है, इसमें ट्रू फॉल्स बताना है कि स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, और अगर ट्रू है तो उसका रीजन दीजिए, या फॉल्स है तो रीजन दीजिए। अब आंसर 1 का आंसर लिखना है हम, एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। अब ये बोल रहा है कि एवरी, जो जितने भी होल नंबर है वो नेचुरल नंबर्स, तो एक तरीके से फॉल्स स्टेटमेंट है। क्यों फॉल्स स्टेटमेंट है, क्योंकि जीरो फॉल्स, बिकॉज, लिखिए बिकॉज जीरो इज अ होल नंबर बट नॉट अ नेचुरल नंबर। क्योंकि होल नंबर्स क्या होते हैं, अपन आगे पढ़ा था, होल नंबर्स क्या होते हैं, 0, 1, 2, 3 और इनफाइनाइट तक। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, जीरो को छोड़कर जितने, वो सारे हमारे नेचुरल नंबर होते हैं जो जीरो को छोड़ के, ठीक है। अब अगला देखते हैं हम, इसमें इसमें लिखा हुआ है एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर। हर इंटीजर्स रेशनल नंबर्स है, तो भाई ये ट्रू है, बिकॉज हर इंटीजर्स को अपन पी बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं। कोई सा भी इंटीजर है उसे पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, इसलिए वह एक रियल नंबर, रैशनल नंबर है। सो ये क्या हो गया, ट्रू, बिकॉज
every integer is written in the form of p by q, जिसमें q नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, एवरी रैशनल नंबर इज अ इंटीजर। अभी तो हमने ऊपर देखा था कि सारे इंटीजर्स रैशनल होते हैं, लेकिन ये थोड़ी जरूरी है कि हर रैशनल इंटीजर्स हो। ठीक है, क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि ये स्टेटमेंट हो गया आपका फॉल्स। क्यों? बिकॉज कुछ भी एग्जांपल ले लो, जो भी वैल्यू एक फ्रैक्शन में जो पी बाई क्यू की, वैसे सभी इंटीजर्स भी पी बाई क्यू की फॉर्म में होता है, लेकिन कोई भी एग्जांपल ले लो जो फ्रैक्शन में है, जैसे कि 2/3, बिकॉज 2/3 इज अ रैशनल नंबर बट नॉट एन इंटीजर। तो ये जर्नल हो गया अपना। एग्जाम्पल 1 यहाँ पे खत्म होता है। ठीक है, आप चाहे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और अगर आपको स्क्रीनशॉट नहीं लेना है तो मैं सारे नोट्स हमारे टेलीग्राम चैनल सांवरिया एडुकेट नाम से ही है, मैं उसका लिंक वैसे भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उस पे से ले लीजिए। अब पेज अगला पलटते हैं हम लोग। अब हमें देखना है एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 में हमें 5 रेशनल नंबर्स फाइंड करने हैं बिटवीन 1/2, 1 and 2। 5 रेशनल नंबर्स फाइंड करने 1 और 2 के बीच। अब वही सेम मेथड हम लगाएंगे, मैं आपको भी बता देता हूँ। इस मेथड में वैसे ही हमें जैसे 5 निकालने हैं तो 1 ऐड ऑन कर दो तो 6 हो जाए। तो यहाँ पे लिखो 1, 1 क्या पौने 1 ही है, मल्टीप्लाई बाय 6, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में, यहाँ पर भी सेम मल्टीप्लाई बाय 6, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, यहाँ 1 है। तो 6/6 अपॉन 12/6, ये आपका जर्नल फॉर्म क्रिएट हो गया है, जो मैं आपसे क्रिएट करवाना चाहता था। अब मैं आपको बताऊं, इसमें आप देखोगे वैल्यू वापस से वही बन रही है 3, और वो इसमें आप देखिएगा 7/6, 8/6, 9/6, 10/6 और 11/6, ये हमारे आंसर हैं। इन दोनों के बीच की यही वैल्यू आ रही है और यही हमारे आंसर हो जाएंगे। ठीक है, 5 निकालनी थी, 5। मेथड सिंपल है, +1 करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, यही आंसर। ठीक है, अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, थोड़ा सा बेसिक और जान लेते हैं हमारे इस, क्योंकि रूट अभी आपने जनरल रूट की वैल्यू समझ ली है कि रूट की वैल्यूज कैसी आएगी, पर मैं आपके इसी चीज को, हमने देखा कि अभी तक हमें रूट्स की वैल्यू को सॉल्व करने के बारे में कुछ ज्यादा पता नहीं है, क्योंकि इससे पहले की क्लासों में रूट्स इतना ज्यादा आपके काम आया भी नहीं, आगे तो बहुत आने वाला है। इसलिए हमें इसी क्लास में बेसिकली ये पूरा समझ जाना है कि रूट्स की वैल्यू को किस तरीके से सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड करा जाता है, या फिर रूट अपॉन में आ जाए तो उसे कैसे सॉल्व करते हैं, उसे रैशनलाइजेशन मेथड बोलते हैं। वो अगर अगले पेज पे हम देखेंगे, पहले ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर्स को थोड़ा सॉल्व किया जाए। ऑपरेशंस किसी नंबर्स पे क्या लगते हैं, किसी नंबर पे
ऑपरेशन इसी तरीके के लगते हैं कि ऐड होगा या सब्ट्रैक्ट होगा या मल्टीप्लाई होगा या डिवाइड होगा। उससे पहले मैं आपको एक बेसिक चीज बता दूं, कोई भी रूट के अंदर वैल्यू है तो वो वैल्यू क्यों है रूट के अंदर, मतलब रूट क्या होता है। रूट असलियत में एक पावर होती है 1/2। ये नॉर्मल है, ये आगे काम आएगा इसलिए मैंने अभी बता दिया। अंडर रूट टू की मतलब क्या हुआ, 2 की पावर 1/2। थोड़ा फास्ट करेंगे क्योंकि हमें 1 घंटे के अंदर इस क्लास को खत्म करना है, तो जल्दी करते हैं थोड़ा सा। ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करना है हमें, ये ऑपरेशन लगाना है किसी भी रियल नंबर पे या फिर किसी भी नंबर पे, मतलब। अब मैं आपको बता दूं, ऐड और सब्ट्रैक्ट के अंदर एक कंडीशन ये लगती है कि अगर रूट के अंदर की वैल्यू सेम नहीं है तो वो ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं होंगे। मतलब कि जैसे कि अगर √2 और √3 है तो ये आपस में ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं होंगी। क्यों? क्योंकि ये दोनों वैल्यू अलग है, ये एज अ फंक्शन वर्क करेंगे, ठीक है। अब इसमें ऐड कैसे होगा, यहाँ √2 कितनी बार है 1 बार, यहाँ √2 कितनी बार है 3 बार, तो प्लस हो गया, कितना हो गया 4 √2। यहाँ माइनस √3 कितनी बार है -7 टाइम्स, यहाँ √3 कितनी बार है 5 टाइम्स, तो ये कितना हो गया -2 √3। नेगेटिव का बड़ा है इसलिए साइन नेगेटिव का आएगा और माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब ये इसका फाइनल आंसर, क्योंकि मैंने आपको बताया कि रूट की वैल्यूज अगर सेम नहीं है तो या वो ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं होगी। ये इसका फाइनल आंसर। अब मैं आपको बता रहा हूं कि मल्टीप्लाई और डिवाइड क्या है। मल्टीप्लाई और डिवाइड, √2 और √2 आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो क्या हो जाएगा 2 × 2। तो अब पेयर जब भी रूट के अंदर बन जाएगा तो बाहर आ जाएगा, तो ये सिंपल। लेकिन अगर रूट की वैल्यूज अलग हैं तो क्या होगा, तब भी वो मल्टीप्लाई होंगी लेकिन वो उस रूट के अंदर ही होगी। 2 × 3 √6। आपने देखा, प्लस सब्ट्रैक्ट, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट में आपको रूट की वैल्यू सेम चाहिए, लेकिन मल्टीप्लीकेशन में ऐसा कुछ नहीं, तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो इसे कैसे करेंगे, 7 को पहले मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, एक ब्रैकेट बना दो, √2 को मल्टीप्लाई करो 721। √2 मैंने आपको बताया है कि जब रूट की दोनों वैल्यू, रूट कट जाएगा, रूट कटने के बाद क्या आ जाएगा 2, तो कितना हो गया 42। ये इसका फाइनल आंसर आया समझ। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, काफी ज्यादा टफ नहीं है, सिंपल है कि ऐड सब्ट्रैक्ट ओनली सेम वैल्यूज होंगी और मल्टीप्लीकेशन में कोई चक्कर नहीं, कुछ भी ऐड हो सकता है कुछ भी सब्ट्रैक्ट हो सकता है, ठीक है। अब मैं आपको अगले पेज पे ले चलता हूं। थोड़े से की पॉइंट्स है जो आप याद रखें तो अच्छा है। की पॉइंट्स ये है कि अगर दो रूट की वैल्यू मल्टीप्लाई होगी, मैंने आपको बताया वो इस तरीके से मल्टीप्लाई होंगे, लेकिन अगर दोनों रूट की वैल्यू सेम है और वो मल्टीप्लाई हो रही है तो वह उनमें से एक को बाहर निकाल दो तो वही आंसर हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है मैं आपको बताता हूं। असलियत में मैंने आपको बताया, रूट जैसे √2 है तो √2 की वैल्यू असलियत में क्या होगी 2 की पावर 1/2। अगर 2 की पावर 1/2 को मैं 2 बार मल्टीप्लाई कराऊंगा, एक आगे एक्सपोनेंशियल में आपको पढ़ाऊंगा अभी आगे जाके, उसमें क्या होता है जब ये दोनों सेम होते हैं तो पावर को ऐड कर दिया जाता है। तो 2 की पावर 1/2 प्लस 1/2 कितना हो गया 1, 2 की पावर 1, क्या हो गया 2 ही हो गया ना। तो ये सिंपल कॉन्सेप्ट है, कुछ ज्यादा है नहीं इसमें। और अगर दोनों, अगर न्यूमरेटर में भी रूट है और डिनोमिनेटर में भी रूट है तो रूट हम कॉमन लगा देंगे दोनों के ऊपर, सेम रूट लगा देंगे, ठीक है। अब मैं आपको एक और मेथड सिखाता हूं, क्योंकि हम हमेशा न्यूमरेटर में अंडर रूट चलेगा लेकिन डिनोमिनेटर में हम कभी भी रूट की वैल्यू नहीं रखते हैं। इसके पीछे रीजन कुछ नहीं है, मतलब एक, जब आपको बोलेंगे सिंप्लीफिकेशन करने के लिए किसी भी क्वेश्चन में
तो आपको सिंप्लीफिकेशन करते हुए अगर आपके फाइनल आंसर में रूट डिनोमिनेटर में आ रहा है तो वह आपका सिंप्लीफाइड आंसर नहीं माना जाता है। इसे करने के लिए क्या है कि आपको रूट जो नीचे का डिनोमिनेटर है उस वैल्यू को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना है, सिंपली, कुछ भी नहीं। तो ये क्या हो जाएगा, 3√3। और मैंने आपको बताया जब सेम है तो रूट रूट कट गया, एक कॉमन आ गया तो 3, ये 3 से ये 3 कट गया तो क्या बचा, √3। सिंपली आया समझ। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में हमें रूट नहीं चाहिए तो उसके लिए क्या है कि ऊपर नीचे नीचे वाले से ही मल्टीप्लाई कर दिया, तो ऊपर क्या बना, 3√3, नीचे क्या बना, 3। अब 3 से 3 कट गया तो क्या आया, √3। यही इसका आंसर हुआ, ठीक है। अब हम इस एक और एग्जांपल लेंगे। अगर रूट वाली वैल्यू के मतलब इरेशनल नंबर के सम में कोई रैशनल नंबर है तो उसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। है तो डिनोमिनेटर में रूट, हमें रूट रखना नहीं है, तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, सेम वैल्यूज लिख दीजिए। अब आपने देखा होगा मैंने बीच का साइन नहीं लगाया। अगर यहाँ नेगेटिव है तो यहाँ पॉजिटिव, लेकिन यहाँ पॉजिटिव है इसलिए साइन चेंज कर कर, मतलब आपको इस वैल्यू का साइन चेंज कर कर यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देना है। तो ऊपर क्या हो जाएगा, 2 × 7 14 -2√3। नीचे क्या हो जाएगा, आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी होगी, a + b तो क्या आ गया, a² - b²। वही बन रही आइडेंटिटी, तो a² क्या हो गया, 49। और नीचे ये क्या हो गया, 3 का। मैंने बताया था √3 का मतलब क्या हुआ, 3⁻1/2। अगर इसका स्क्वायर कर दें तो ये अंदर जाके मल्टीप्लाई होगी तो पावर कट जाएगी, तो 3 का 3 आ जाएगा। तो क्या हो गया, 14 2√3 अपॉन, इसको माइनस करेंगे तो क्या होगा, 46। अब 2 कॉमन कॉमन ले लीजिए ऊपर से, ये इसका फाइनल आंसर होगा। इसमें कुछ नहीं हुआ, ऊपर से 2 कॉमन लेके काट दिया नीचे, ठीक है। ये आपके नॉर्मल रेशनलाइजेशन के क्वेश्चंस है, ये कुछ एग्जांपल्स थे। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आगे और क्वेश्चन आएंगे, आप समझ जाओगे। जर्नल कुछ भी नहीं है, अगर सिंपल वैल्यू है तो उसको ऊपर नीचे वैसी ही सेम वैल्यू रखकर मल्टीप्लाई कर देना और सिंप्लीफाई कर देना। लेकिन अगर नीचे की वैल्यू में एक इरेशनल नंबर के साथ एक रैशनल नंबर सम में है, लेकिन हमें डिनोमिनेटर में न्यू अंडर रूट वाली वैल्यू नहीं रखनी है, सेम लिखिए, बस साइन चेंज कर दीजिए बीच का और उसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। अगले पेज पे चलते हैं। ये कुछ लॉज है, ये काम आएंगे आपके लगातार एक्सरसाइज में, तो आप इन्हें स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और हो सके कि मैं अभी क्वेश्चन करा रहा हूं या फिर आप जब पढ़ रहे हो तब आपके सामने इनको रखिए, क्योंकि ये आपके लगातार काम आएंगे, लगातार आपके क्वेश्चंस में काम आएंगे। लॉस ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर, ठीक है। पहला क्या है कि अगर दोनों वैल्यू सेम है, उन दोनों की पावर अलग अलग है, तो हम अगर वो दोनों वैल्यूज मल्टीप्लिकेशन में है और दोनों वैल्यूज सेम है, बस उन दोनों की पावर अलग है, तो हम एक को लिखकर दोनों की पावर सम कर सकते हैं। कि मान लीजिए 2⁻1 है, अब मल्टीप्लाई 2⁻2 है, तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, 2⁻1 + 2, 2⁻3, 2 × 4, 4 × 8। सिंपली मतलब दोनों अगर बेस वैल्यू सेम है, पावर अलग है और मल्टीप्लिकेशन में है दोनों बेस वैल्यूज, तो हम एक वैल्यू लिखकर पावर्स को सम कर कर आंसर लिख देंगे। सेकंड मेथड, अब सेकंड लॉ ऑफ एक्सपोनेंट क्या बोलता है कि हमें अगर ब्रैकेट के अंदर कोई एक वैल्यू है, हमें उसका पावर दे रखा है जैसे m, लेकिन ब्रैकेट के बाहर एक और पावर दे रखा है, तो अगर आप ब्रैकेट हटाओगे तो ये पावर इससे मल्टीप्लाई होगा। जैसे कि 2 की पावर 2 मान लो, बाहर भी 2 मान लो, तो आप ब्रैकेट हटाएंगे तो क्या होगा, 2 की पावर 2 × 2।
2 की पावर 4, और 2 की पावर 4 कितना हो गया, 8 2 जा 16, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 32 एंड सो ऑन, जो भी आगे आएगा। अगर दोनों वैल्यू बेस वैल्यू सेम है और दोनों डिवाइड में है लेकिन दोनों के पावर अलग अलग है, तो हम एक वैल्यू लिखकर दोनों पावर्स को माइनस कर सकते हैं। जैसे कि 2 की पावर 3 अपॉन 2 की पावर 2। अब दोनों का बेस वैल्यू 2 सेम है पर दोनों की पावर अलग अलग है, तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 की पावर मतलब पावर माइनस कर दो, 2 की पावर 1, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब मैं आपको एक और बताता हूं कि अगर पावर सेम है, बस बेस वैल्यू का जो डिफरेंस आ रहा है, अगर पावर जैसे मान लीजिए यहाँ पर दोनों की m है लेकिन बेस वैल्यू a और b दोनों अलग अलग है। एग्जाम्पल के तौर पे ले लीजिए 2 एंड मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2। आप देख लीजिए बेस वैल्यू दोनों की अलग है पर पावर सेम है, तो हम इसमें क्या करेंगे, दोनों को ब्रैकेट लगा के अंदर लिख देंगे मल्टीप्लीकेशन भी, लेकिन एक पावर कॉमन लिख देंगे। तो 3 2 जा 6, 6 की पावर 2 तो 26। सिंपल है, कुछ ज्यादा कॉम्प्लेक्स है नहीं, आप मतलब इजीली कैच कर लोगे इन चीजों को, ज्यादा कुछ कॉम्प्लेक्स इनमें है नहीं। तो अब आगे बढ़ते हैं हम एक्सरसाइज 1.1 पे। ये आपकी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज तो इस चैप्टर में यही है, क्योंकि बेसिक है। वैसे सारी इंपॉर्टेंट है लेकिन ये जो है आपको बेसिक को जितना आपने अभी तक पढ़ा उसे टेस्ट करेगी। तो मैं आपको ये बोलूंगा, मैं आपको एक सिंपल रिकमेंडेशन ये दूंगा कि आप मुझसे पढ़ने के बाद ये चैप्टर खुद एक बार अपने हाथ से करना, मतलब जितने क्वेश्चन है, क्योंकि समझ में आ जाता है लेकिन उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते। छोटी सी प्रॉब्लम हमारे साथ ये होती है कि हम उसे इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते। अब हम इस एक्सरसाइज को शुरू करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि इज 0 इज अ रैशनल नंबर। अगर 0 एक रैशनल नंबर है, मैं जानता हूँ बहुत से को प्रॉब्लम आती है इंग्लिश पढ़ने में, तो आप इसको टुकड़ों में पढ़ें। इज 0 इज अ रैशनल नंबर। अगर 0 एक रैशनल नंबर है, कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू। क्या 0 एक रैशनल नंबर है और क्या तुम उसे p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। वेदर p एंड q आर इंटीजर्स, इंटीजर्स होने चाहिए और q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो आप ये पूछ रहा है कि बताइए कि 0 एक रैशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है, कि हम 0 को p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते। तो सिंपली ये है कि आ, ये सच है कि हम p0 को p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि आप कहीं भी 0 लिखोगे तो उसके नीचे 1 तो चलेगी, या किसी कोई भी वैल्यू 0 के नीचे आएगी तो वो 0 ही हो जाएगी, पर वो है तो p बाई क्यू की फॉर्म में ही ना। तो जनरली क्या है, ये सच है स्टेटमेंट। यस, आपको ऐसे लिखना एग्जाम में जैसे मैं लिख रहा हूँ, यस 0 इज अ रेशनल नंबर yes 0 is a rational number, we can write 0 in the form of p by q। ये हो गया। अब हमें इसमें एग्जाम्पल, ये नॉर्मल स्टेटमेंट लिख के आपको एग्जाम्पल दे देना है, जैसे कि 0/3 दे दो, कुछ भी दे दो, p बाई क्यू की फॉर्म में ही है। सॉरी। अब मैं आपको सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। ये जर्नल है, आपको इसी तरीके से आंसर लिखना, आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे एग्जाम के अंदर, कोई दिक्कत नहीं। बहुत सी बार क्या होता है कि जो 9th क्लास होती है ना, इसमें सब स्कूल अपने हिसाब से भी लिखाते हैं। मेरा एक्सपीरियंस इसलिए ऐसा है कि मैं लिखने का बार बार बोलता हूँ, क्योंकि 10th क्लास में जनरली आप जब बोर्ड दोगे ना, तो आपके स्कूल्स वाले आपको नहीं बताते हैं कि आपको लिखना कैसे। तो मैं उस चीज पे थोड़ा ज्यादा ध्यान देता हूँ, क्योंकि मुझे तो नहीं बताते थे, मुझे खुद सीखना पड़ा लिखना, स्टेटमेंट कैसे लिखा जाता है या फिर कैसे बोला जाता है आपको। तो इसलिए मैं इस चीज पे ज्यादा जोर देता हूँ कि आप, मैं लिख रहा हूँ आप वैसे ही लिखोगे। वैसे 9th में तो आपको इतनी जरूरत पड़ेगी नहीं, लेकिन अगर आप 10th, मैं आपको इस चैनल के अंदर ना क्लास 9th
10th 11th 12th एनडीए एसएससी फुल कोर्स फ्री में कराने वाला हूँ। तो आपको इतनी सी बात करनी है कि मेरे साथ जुड़े रहना है बस, और हेल्प करनी है। अगर आपको कंटेंट पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थोड़ा वर्ड चल जाता है। अब हम सेकंड क्वेश्चन पे ध्यान दें तो इस पे लिख रहा है फाइंड 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। ये मैं आपको 2 एग्जांपल में करा चुका हूं, पर मैं एक और जल्दी से करूंगा इसे। तो आपको लिख देना है वैसे ही 3 एंड 4 जितने फाइंड करने हैं उसमें +1 कर दो तो कितने हो जाएंगे, 6 के 7 हो गए। 7 को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, हर के नीचे नीचे 1 होता है। 7 मल्टीप्लाई से क्या हो जाएगा 21/7, और ये हो जाएगा 28/7। कितनी वैल्यूज आई 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26, सॉरी 26/7 और 27/7। तो ये 6 वैल्यूज आ चुकी हैं। थोड़ा सा क्या, ये 6 वैल्यूज हमने रेस्ट बीच की फाइंड कर ली है। ये आपको मैं इतनी बार बता चुका हूँ, ज्यादा वो है नहीं कॉम्प्लिकेटेड। अब मैं आपको अगला बताता हूँ। अगर आपको इसी में आपको अगर 5 वैल्यू बोलता कि अगर मान लो इसके 6 की जगह 5, तो आपको यहाँ 7 से मल्टीप्लाई नहीं करना था, आपको 5 में 1 प्लस कर दो 6, 6 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना था। मतलब जो आपको जितनी वैल्यूज निकालने की बोली गई है उसमें 1 प्लस कर दो और फिर उसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दो और बीच की जो वैल्यूज है उसे लिख दो। तो वो 6 ही वैल्यूज आएंगी और यहाँ 5 ही आएगी वैल्यूज अगर जितनी फाइंड करने की आपको। ठीक है, अगले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि आपको 5 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं बिटवीन 3/4 एंड 4/5। वही सेम मेथड लिख दीजिए आप, 3/4 एंड 4/5। इसमें आपको 5 फाइंड करने हैं तो 1 प्लस कर दो तो 6, ऊपर नीचे 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्या आ जाएगा 18/30, 24/30। देख लीजिए 5 ही नंबर होंगे इन दोनों के बीच में, आप लिखोगे तो 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। 5 वैल्यूज हो चुकी है, यही सारा फाइनल आंसर हो गया। ये जनरल देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो मैं ऐसे भी अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। अब इस एक्सरसाइज का फाइनल क्वेश्चन है, स्टेट द वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर। तो पहला ये बोल रहा है एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, तो ये ट्रू है स्टेटमेंट। ट्रू, ट्रू। द होल नंबर इज द कलेक्शन, हम जानते हैं होल नंबर क्या है, इज द कलेक्शन ऑफ जीरो और नेचुरल नंबर। वी नो दैट बिकॉज वी नो दैट whole numbers are the collection of zero and natural number। सिंपल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। अब ये बोल रहा है हर इंटीजर एक होल नंबर है, नहीं, तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, फॉल्स। क्यों, क्योंकि इंटीजर्स के अंदर नेगेटिव नंबर्स भी आते हैं। ठीक है, वही हो गया फॉल्स, बिकॉज नेगेटिव इंटीजर्स आर नॉट अ होल नंबर। ठीक है, क्योंकि आप जानते हो सबसे बड़े क्या हो गए इंटीजर्स, इंटीजर्स का सबसेट क्या हो गया होल नंबर्स, होल नंबर्स का सबसेट क्या हो गया नेचुरल नंबर्स, और नेचुरल नंबर्स का सबसेट क्या हो गया प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर्स का सबसेट क्या हो गया आपके इवन नंबर्स ओड नंबर्स।
प्राइम नंबर्स के सबसेट नहीं, नेचुरल नंबर्स के सबसेट हो गए इवन नंबर्स और ऑड नंबर्स। तो एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। सारे रैशनल नंबर होल नंबर्स होते हैं। थोड़ा मैंने गलत पढ़ लिया, मैं ये सोचा था मैंने होल नंबर, सॉरी। एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। हर रैशनल नंबर होल नंबर होता है, तो गलत बात है, क्योंकि टू बाय कोई सा भी एग्जांपल ले लो कि 2/3, 4/3, 7/3, कुछ भी फॉल्स। मैं उल्टा पढ़ रहा था, मतलब पढ़ तो सीधा रहा था, लेकिन मेरा जो दिमाग चला वो उल्टे से फॉल्स, बिकॉज एवरी whole number, sorry, every rational numbers are not whole numbers. एग्जाम्पल 2/3, 7/3, कुछ भी एग्जाम्पल लिख दो जो आपके दिमाग में आए। ठीक है, तो ये आपका जर्नली फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। अब हम आएंगे 1.2 एक्सरसाइज से पहले जितने एग्जाम्पल्स है उन पे। वैसे तो वीडियो की लेंथ अभी 42 मिनट्स की हो चुकी है, लेकिन हम थोड़ा फास्ट करने की कोशिश करेंगे। ये मैंने आपको बताया था कि ऐसे नंबर को लोकेट किया जाता है। स्केल लीजिएगा, मैं रफली आपको समझा देता हूँ। स्केल लीजिएगा, 1 यूनिट के गैप तक पॉइंट लगा दो, लगा दिया। इस लेंथ को 1 यूनिट है, स्केल से नापी आपने। अब 1 यूनिट ही परपेंडिकुलर 1 के यहाँ पर लगा दो। इस पॉइंट को इससे ज्वाइन कर दो, ज्वाइन कर दीजिए। ए नाम इसका रख दो, इसका बी रख दो, इसकी 1 वैल्यू, इसकी। देखा जाए तो क्या बन गया है आपका राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल में क्या लगेगी, हाइपो पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए। परपेंडिकुलर की हाइट 1, बेस की हाइट होगी 1, दोनों को प्लस किया तो क्या आ गया 2। इसका स्क्वायर रूट इधर आ गया तो √2, इसकी वैल्यू आ गई √2। लेकिन इसे यहाँ पर, तो यहाँ पर कंपास रखिए, उसकी पेंसिल इस जगह की यूं गिरा दीजिए, इस तरीके से कुछ गिरेगा, और यहाँ पर जो वैल्यू आई आपकी यही हो गई √2। सेम केस ऐसे यहाँ पर 0, 1 यूनिट की गैप पे ले लीजिए। ठीक है, 1 यूनिट के गैप पे आपको से लेना है। ठीक है, ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ। ठीक है, आप इसे खुद करिएगा, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ना, मैं आपको बता दूं ये भी वैसे ही होगा। फिर समझा देता हूँ, एक सेकेंड। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, चलो बता ही देता हूँ। 1 यूनिट का वो रखना है आपको, वापस से लाइन खींचनी है, जो फिर ये यहाँ पर आएगा। आपको यहाँ पर कंपास रख, जब आप यहाँ पर कंपास रखोगे तो इससे आपको एक 90 डिग्री पर एक लाइन खींचनी है, इस तरीके से। वो लाइन भी बन उसकी होनी चाहिए। ये √2 आई है, इसे ज्वाइन कर दीजिए। अब आपको यहाँ पर ये को ट्राइंगल बन गया, इसको नाम देते हैं CABS। यहाँ पर इस ट्राइंगल में, ट्राइंगल OAC में पाइथागोरस लगाओगे तो क्या आएगा, h का स्क्वायर इज इक्वल्स टू √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। √2 का स्क्वायर कितना हो गया 2, 1 का स्क्वायर 1, तो √3 हो जाएगा। यहाँ पर इसका स्क्वायर रूट इधर आ जाएगा। ये आपका जर्नल हो गया। अब मैं आपको बताता हूं अगला, कि इसमें जो आपके जर्नल लगा दिया आपने यहाँ से, आप इससे आगे के रूट भी निकाल सकते हो, √5 कुछ भी। अब ये आपको इस पे शो करना है, तो यहाँ पर वापस से कंपास रखिए, यहाँ पेंसिल रखिए और यूं गिराइए इस पर। जब आप यहाँ से गिराओगे ना, तो कुछ इस जगह पर कुछ 2 के आगे, मेरा स्केल नहीं, इस वजह से 2 के आगे गिरेगा ये कुछ यहाँ पर। थोड़ा स्केल नहीं ना, इस वजह से मैंने बनाया रफली, इसलिए इस जगह पर कुछ गिरेगा, और ये √3 की वैल्यू। ठीक है, रफली बता दिया है, आप इसे करके देखिएगा। कुछ ज्यादा टफ नहीं है, ऐसे ही बनेगा ये। अच्छा, आपको ज्यादा टेंशन लेने की, वैसे एग्जाम में आते कम ही है, क्योंकि लेकिन फिर भी आप कुछ मत छोड़िए, क्योंकि आजकल एनसीईआरटी का कोई भरोसा नहीं रहा। लेकिन जब मैं 10th में था या फिर वो, तो हमारे सर तो ये क्वेश्चन कराते नहीं। तो अब अगली है,
एक्सरसाइज पर पहुंचते हैं अपन। एक्सरसाइज 1.2। पहला क्वेश्चन वही है कि स्टेट वेदर ट्रू एंड फॉल्स गिव रीजन। एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। तो यह ट्रू है। ट्रू। हम जानते हैं द रियल नंबर इज द सेट ऑफ रैशनल प्लस इरेशनल नंबर। ये ट्रू हो गया बिकॉज रियल नंबर आर द सेट ऑफ। अभी आपने शायद सेट चैप्टर नहीं पढ़ा होगा, आप क्लास 9 में हो ना, तो मैं इसे लिख देता हूँ। हाँ, सेट ही ठीक है। सेट मतलब ग्रुप होता है, मतलब अलग अलग वैल्यूज का कॉम्बिनेशंस। क्योंकि आप 10th में चैप्टर 1 है वो आप पढ़ोगे। 10th में नहीं, शायद 11th में चैप्टर 1 है। हाँ, 11th में चैप्टर 1 है। तो सेट मतलब होता है ग्रुप, किसी भी चीज का ग्रुप। तो जैसे ग्रुप हो गया, इसमें रैशनल इरेशनल नंबर्स का जो ग्रुप हुआ उसे आप एक करके लिखोगे तो वो रियल नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो ट्रू बिकॉज द रियल नंबर आर द सेट ऑफ रैशनल और इरेशनल नंबर। अब क्वेश्चन नंबर 2। एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन is of the form of root m, where m is a natural number. Every point। ठीक है, तो ये फॉल्स हो गया हमारा स्टेटमेंट। इसके पीछे का रीजन मैं आपको बताता हूँ। फॉल्स क्यों हुआ? एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म ऑफ रूट एम। हर पॉइंट जो है नंबर लाइन पे वो रूट एम की फॉर्म में है, जहां पर एम एक नेचुरल नंबर। हर पॉइंट है जरूर, लेकिन हर पॉइंट में आपको रूट की वैल्यू कटेगी। मतलब जैसे कि मान लो आप रूट 4 ले लो। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज बताऊं, ये रूट 2 आ गया, ये तो 2 हो गया। अब इसमें एम की वैल्यू यहां पर नेचुरल नंबर दे रखी है। तो नंबर लाइन पे ओनली नेचुरल नंबर्स ही थोड़ी होते हैं। हाँ, नंबर लाइन पे आपके नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं। तो फिर अगर रूट के अंदर मान लीजिए वैल्यू आ गई -2, जैसे -2 इमेजिनरी नंबर हो जाता है, रूट i हो जाएगा। आगे जाके आप पढ़ोगे क्लास 12th में। पर एज अ बेसिक जान लीजिए, क्योंकि नंबर लाइन पर सभी तरह के नंबर होते हैं, तो ओनली रूट के अंदर जो वैल्यू हो सिर्फ नेचुरल नंबर हो नंबर लाइन के अंदर। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। फॉल्स बिकॉज नॉट ओनली नेचुरल नंबर एग्जिट ऑन नंबर लाइन। नंबर लाइन पर और भी नंबर एग्जिस्ट करते हैं। अब अगला क्वेश्चन करते हैं हम, आंसर नंबर 3। एवरी रियल नंबर इज अ रैशनल इरेशनल नंबर। यहाँ पे जब उल्टा हो चुका है तो फिर यहाँ पे फॉल्स ही आएगा इस फर्स्ट क्वेश्चन में। एवरी रियल नंबर इज अ इरेशनल नंबर। एवरी इरेशनल नंबर, ये बोल रहा है कि हर रियल नंबर इरेशनल नंबर होते हैं। तो फिर जो नंबर पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखे हुए हैं, जैसे कि मान लो कोई भी एग्जांपल दे दो। फॉल्स बिकॉज 2/3 इज अ रियल नंबर बट इट नॉट अ इरेशनल नंबर। बिकॉज 2/3 is real number but not a irrational number। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन। आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स irrational if not given example of square root। ये बोल रहा है द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर आर irrational। अच्छा, अच्छा, ये बोलना चाहता है कि हर स्क्वायर रूट की जो वैल्यू आती है, कि जो भी हर स्क्वायर रूट की जो वैल्यू आएगी वो इरेशनल ही रहती है। ऐसा नहीं, हम जानते हैं स्क्वायर रूट की वैल्यूज। मतलब आप कोई सा भी ले लो, स्क्वायर रूट 4 ले लीजिए। स्क्वायर रूट इसका क्या होगा? 2। ये इरेशनल थोड़ी आ रही है, रैशनल आ रही है। 9 ले लीजिए, 3 आएगी। ये बोल रहा है कि हर स्क्वायर रूट
मतलब जो भी वैल्यू स्क्वायर है किसी वैल्यू की, वो वैल्यू रूट के अंदर जाती है और फिर रूट से जब बाहर आती है तो वो इरेशनल वैल्यू रहती है। ऐसा नहीं है, जो भी वैल्यू अगर किसी की स्क्वायर है वो रूट के अंदर जाएगी तो वह रैशनल हो जाएगी, इरेशनल नहीं रहेगी। जैसे कि 16 और आ जाए तो 25। तो तो फॉल्स, हाँ तो इसमें लिखना, इंग्लिश में लिखना, द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर आर नॉट irrational नंबर, इट्स एन रैशनल नंबर। ओके, ठीक है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि कोई भी वैल्यू है जो स्क्वायर रूट है, जैसे 16 ले लीजिए, अंडर रूट 16 को क्या हो गया, 1 4 इंटू 4 लिख सकते हैं, अंदर पैर बन गया तो बाहर आ जाएगा, तो 4 सिंपल। ठीक है। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3, एक्सरसाइज 1.2। सेम वही क्वेश्चन है, शो दैट √5 को रिप्रेजेंट करना। ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, जो √3 वाला क्वेश्चन किया था अपन ने वैसे ही होगा। मतलब यहां से फिर 90 डिग्री आप देखोगे, फिर आगे जाओगे तो 3 और 1 कितना हो गया, 4, √4। ठीक, ऐसे आगे आगे आप जाते जाओगे वैल्यू। ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा सा और आगे लेके चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर जो 4 है, एक्सरसाइज 1.2 का एग्जाम में नहीं आता है, इसलिए मैं करा भी नहीं रहा हूँ। ये होमवर्क है आपके लिए, आप करिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपसे हो पा रहा, नहीं हो पा रहा। नहीं हो पाएगा तो मुझे बताइएगा, मैं कमेंट सेक्शन में एक्सप्लेन कर, कुछ तो होमवर्क लो। अगला एक्सरसाइज 1.3 से पहले के जितने एग्जाम्पल है वो ये रहे। अब हमें डेसिमल एक्सपेंशन करना, फाइंड करना है किसी क्वेश्चन का। जैसे कि अब एग्जाम्पल 5 को ले लेते हैं हम। एग्जाम्पल 5, एग्जाम्पल 5 क्या बोल रहा है, फाइंड द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 10/3, 7/8 और 1/7। ठीक है। कैसे निकालते हैं डेसिमल एक्सपेंशन? 10/3 का डेसिमल एक्सपेंशन क्या हुआ, ये बनाया आपने, 10 को अंदर लिख दिया, 3 को बाहर लिख दिया, 3 3 3 जा 9, फिर माइनस करा 1 आ जाएगा, पॉइंट लगाया 0 आ जाएगा, ये चलता ही जाएगा, ऐसे आता जाएगा और चलता ही जाएगा। एंड सो ऑन। तो ये क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। ये हो गया आपका नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। अब 7.8 को देखता है, 7/8 को, सॉरी 7/8, अंडर रूट में 7 जाएगा, 8 बाहर। वैसे छोटा है तो पहले ही पॉइंट लग जाएगा, और पॉइंट लगाकर यहाँ पर 0 आ जाता है। तो 7 9 जा 7 6, 7 8 जा 64, 8 जा 64, कितना गया 6, फिर वापस से पॉइंट से 0 लेंगे 60, तो ये हो गया 7 जा 56, फिर 4, फिर पॉइंट लगा के 0, 6 जा 7, 8 8 जा 32, 40 आ रहा है इसमें। कितनी टाइम्स आ रहा है, 5 टाइम्स, 80 टेबल में 45। ये क्या हो गया आपका, रिपीट टर्मिनेटिंग डेसिमल। ये आपका होगा टर्मिनेटिंग डेसिमल। लास्ट वाला होमवर्क दे रहा हूँ मैं, लास्ट वाला आप खुद करिएगा। लास्ट वाला में आपको सेम जो मेथड है वो यही लगाना है। ठीक? अगर आपकी जो डेसिमल की बाद की वैल्यू है वह रुक जाती है, वो टर्मिनेट हो जाती है, वो खत्म हो जाती है, तो उसे हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। अगर वो वैल्यू पॉइंट के बाद की चले जा रही है, चले जा रही है, तो उसे हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। एक और काइंड ऑफ आता है इसमें, जिसमें आपकी जो वैल्यू है वो रिपीट भी नहीं करती है और टर्मिनेट भी नहीं होती है, जैसे कि वैल्यू ऑफ पाई। पाई की वैल्यू कहीं भी आप, जो पाई की वैल्यू असली वैल्यू है 222/7, तो हम
अज्यूमिंग वैल्यू, मतलब इससे मिलती जुलती वैल्यू है, इसलिए में पाई की वैल्यू पाई 22/7 नहीं होती। ये तो फिर भी कहीं ना कहीं रिपीट कर ही जाएगी। पाई की जो असली वैल्यू है वो हम नहीं निकाल सकते, वो निकालते हैं सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, ऐसे कुछ करके निकलती है पाई की वैल्यू। तो मैं आपको जनरली बताऊं, अगर आप पाई की वैल्यू ये सोच के बैठे हो कि पाई की वैल्यू 22/7 है, तो असलियत में नहीं होती। पाई की वैल्यू जो आप असली की पाई की वैल्यू निकालोगे, वो कभी ना तो रिपीट होगी, ना ही टर्मिनेट होगी। ठीक है, तो पाई असलियत में क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग नॉट रिपीटिंग डेसिमल। ठीक है, अब एग्जाम्पल 6 पे आ जाते हैं। शो दैट 3.12678 इज अ रेशनल नंबर। हमें क्या शो करना है कि जो एग्जाम्पल 6 में हमें जो वैल्यू दे रखी है 3.1678 एक रेशनल नंबर है, मतलब हमें इसे p बाई क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो बहुत सिंपल है यार, अगर आप इसको ऐसे लिखोगे, ये हटाया आपने, काउंट करो 1 2 3 4 5 6, तो 6 जीरो लगा दो। ये पी बाई क्यू की फॉर्म में तो ऐसे ही नजर आ रहा है ना यार। तो ये क्या हो गया आपका, हेंस द वैल्यू 3.14268 it represented into p by q form, so it is an rational number। बस सिंपल, एग्जाम्पल इज कंप्लीट। अब हम चलते हैं एग्जाम्पल 7 की तरफ। एग्जाम्पल 7 क्या बोल रहा है कि आपको एक वैल्यू दी गई है, आपको एक्सप्रेस करनी है वैल्यू p बाई क्यू की फॉर्म में। ठीक है, तो इस वैल्यू को p बाई क्यू की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है आपको। तो इसका करने का जो सबसे सिंपल मेथड होता है वो ये होता है कि आप लेट कर लीजिए x इक्वल टू 0.3333। ठीक है, इसे कैसे भी लिख सकते हैं हम, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, x इक्वल टू, इसे थोड़ा निकले 0.3 ऊपर बार। अब मैं आपको बताता हूँ बार कितनी वैल्यूज के ऊपर है ये देखना है आपको, और फिर उस उतनी ही वैल्यू से, जैसे अगर 1 के ऊपर है मल्टीप्लाई बाय 10, 2 के ऊपर है तो मल्टीप्लाई बाय 100, यहाँ 1 के ऊपर है तो मल्टी, पहली इक्वेशन तो यही डाल दीजिए और फिर लिख दिए मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10। तो ये क्या होता है, 10x माइनस एक वैल्यू आ जाएगी 3.3 के ऊपर बार। ठीक है, इक्वेशन सेकंड। आपको क्या करना है, इक्वेशन सेकंड में से माइनस करनी है इक्वेशन फर्स्ट। जब आप माइनस करोगे तो क्या बनेगा, 9x, और बार की वैल्यू, ये वैल्यू ऊपर आएगी तो 3 बच जाएगा ओनली। एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 3/9, तो क्या होगा 1/3। ये आंसर होगी। मतलब आप 0.333 मतलब 0.3 के बार को p बाई क्यू के फॉर्म में इस तरीके से लिख सकते हैं। ये निकालने का मेथड है। आपको कुछ नहीं करना है, उस वैल्यू को x के इक्वल रखना है। अगर जितनी वैल्यू उसके ऊपर बार है उतने जीरो लगाकर, 1 के पीछे उतने जीरो लगा के मल्टीप्लाई कर देना। एक के पीछे बार है, एक 1 के पीछे एक जीरो लगा, मतलब 10 से मल्टीप्लाई कर दो बोथ साइड, 10x हो जाएगा। आप इधर मल्टीप्लाई करोगे तो असलियत में ये यहाँ पर हो क्या रहा है, 0.3 के ऊपर बार है, मल्टीप्लाई बाय 10 करोगे तो यहाँ पर इसे पॉइंट को हटाओगे तो बहुत सारे जीरो आ जाएंगे, एक जीरो कटेगा इसलिए 3 आगे आ जाएगा और वापस पॉइंट लग जाएगा, वैसे सेम यहाँ हो गया। अब सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट माइनस करोगे तो 10x में से 1x गया तो बचा 9x, और 3 बार तो यहाँ कट जाएगा, माइनस हो गया तो ओनली 3 तो बचा। ठीक है, अब एग्जाम्पल नंबर 8, सिंपल है, ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है इस चैप्टर में कुछ ज्यादा। इसमें भी आपको क्या रखा है कि इसे p बाई क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस करो, तो लेट x इक्वल टू 1.27, 1.27। तो अब आपको मैं इसमें बताता हूँ कि इसमें आपको बार कितने वैल्यूज के ऊपर दिख रहा है, 2 वैल्यूज के ऊपर, तो मल्टीप्लाई बार क्या हो जाएगा 100। ठीक है, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 100, तो क्या हो जाएगा 100x, और यहाँ पर दो वैल्यूज आगे आ जाएगी, 127.27 के ऊपर बार। इक्वेशन 1 इसे डाल दो, इक्वेशन 1 2 इसे डाल दो।
इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 माइनस कर देंगे तो हमारे पास आएगा 99x इक्वल टू 127। तो x की वैल्यू आ गई 12। ये आपका फाइनल आंसर होगा। ठीक है, चेक कर लेता हूँ ये आंसर आ रहा है। हाँ, ये आंसर आ रहा है। ठीक है, तो मेथड यही रखना है आपको, मेथड में कुछ भी चेंज नहीं होगा। और ठीक है, जनरल मेथड सबसे सिंपलेक्स मेथड। अरे, ये मुझसे एक मिस्टेक हो रही थी जब भी सोच रहा हूँ, मैंने कहा वहाँ 126 आ रहा था। ये आप जब फर्स्ट इक्वेशन सेकंड में से फर्स्ट इक्वेशन माइनस करोगे तो ये वन तो आप भूल गए ना। तो ये माइनस करा, जैसे 127 माइनस 1.2727 के ऊपर बार, तो ये 126 हो जाएगा। 126, तो ये क्या हो गया, एक्स की वैल्यू 126/99, तो ये 14/11। ये आपका फाइनल आंसर। मैं वही देख रहा था, मैंने 126 कैसे आ रहा है। ठीक है, कभी कभी हो जाती है गलती। एग्जाम्पल 9 में आप देखोगे, शो दैट, इसको भी वो सेम एक्सप्रेस करना है p/q की फॉर्म में। तो आप वही सेम लेट x इक्वल टू 0.235 के ऊपर बार, आपने देख लिया कितनों के ऊपर बार है, 1003 के ऊपर, तो मल्टीप्लाई बाय 1000 कर दो। तो 1000x इक्वल टू 235.235 के ऊपर बार। इक्वेशन 1, इक्वेशन टू में माइनस कर देना इक्वेशन 1, तो क्या हुआ, 999x अपॉन 235, x अपॉन 235 अपॉन 99। आ रहा है ना कैमरे में? हाँ, ठीक है। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया इसका भी। अब हम अगले पेज पे बढ़ते हैं आगे। फाइंड इरेशनल नंबर बिटवीन 1/7 और 2/7। सेम मेथड लगाना है आपको। इसको आपको मैं होमवर्क देता हूँ, ये आप होमवर्क में करिएगा, आपको इतना सारा सिखा दिया है। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 10 आपका। अगर आपको उसमें कुछ लगता है अटपटा तो मुझसे आप पूछ सकते हो, कमेंट सेक्शन में बता दूंगा। ठीक है, आप ओपन करते हैं एक्सरसाइज 1.3। एक्सरसाइज 1.3 में क्या है, राइट द फॉलोइंग इन अ डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज। मतलब किस काइंड ऑफ टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है आपको बताना है। ठीक है, ये क्या हो गया, 0.36 से तो डायरेक्ट बता सकता हूँ मैं। तो ये क्या हो गया, टर्मिनेटिंग डेसिमल हट गया ना, लास्ट में कुछ भी नहीं बता, सारे डेसिमल बात के खत्म हो चुके, टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, 1/11 का क्या हो गया, 1 लिख दीजिए, 0.0। एक और पॉइंट आएगा क्योंकि 99, तो कितना हो गया, 1 और उससे सेम 0.9, ऐसे ही चलता जाएगा ये। ठीक है, ये नेवर एंडिंग। तो ये क्या हो गया, 0.09 के ऊपर बार, तो ये क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक है, अब ये थोड़ा सा आपको अलग फ्रैक्शन है, जैसे सॉल्व कैसे करते हैं, 4 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 1, कितना होगा, 33/8। नीचे 8, इसका क्या आ जाएगा आपके, अगर आप इसे करोगे तो 4.125। ये क्या हो गया, टर्मिनेटिंग डेसिमल खत्म हो गया। तो इसे क्या लिखेंगे हम, टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब क्वेश्चन नंबर 4,
इसको अगर आप करोगे तो 2 अंदर लिखा, 11 बाहर लिखा, पॉइंट लगाया, 0 लगाया, 1 लगाया, 11 9.08 88 2 पॉइंट रिपीट हो गया। तो क्या आएगा 0.18 के ऊपर बार, तो क्या हो गया नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। ओके, अब इसे कैसे करोगे आप, इसकी अगर आप शॉर्ट में जल्दी से बता दूं अगर आपको, तो 0.8225, तो ये क्या हो गया आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं कि टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग से भी आप, अगर आप ये निकाल देते हो तो आपको रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग में कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि रिपीटिंग क्या है जो रुके नहीं रहे, और नॉन रिपीटिंग क्या है वैल्यूज अगर खत्म नहीं हो रही है, जैसे पाई की वैल्यूज कभी खत्म नहीं होती, तो उसका मतलब ये नहीं कि वो रिपीटिंग है। रिपीट मतलब रिपीट होनी चाहिए परफेक्टली वैल्यू। ठीक है, अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2। यू नो दैट 1/7, अब आपको बताना है इसमें आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज करे बगैर आपको अगली आने वाली वैल्यूज प्रिडिक्ट करनी है, तो ये काफी ज्यादा सिंपल है। तो आंसर नंबर 2, 1/7 की वैल्यूज हमें दे रखी है 0.142857 के ऊपर बार। अब ये पूछ रहा है 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 की वैल्यूज आप बताइए बिना लॉन्ग डिवीजन मेथड को यूज किए हुए। तो काफी सिंपल है, अगर आप 2/7 है उसे कैसे लिख सकते हैं, 2 × 1/7, तो 0.142857, उसे मल्टीप्लाई कर दो, क्लियरली दिख रहा है तो कितना हो जाएगा, आपकी वैल्यू सिंपली हो जाएगी 4, 1 ऊपर 10, 1 ऊपर 16, 7, 1 ऊपर 4, 5, 8 और 0.28514। एक सेकंड चेक कर लेता हूँ, 2.1 सही। ठीक है, सेम आपको थ्री के केस में भी ये करना है, 4 के में भी 5 6, ये आपके लिए होमवर्क हो जाएगा छोटा सा, तो ये कर लीजिएगा आप, थोड़ा आप अपने हाथ से करोगे तो सीखोगे इन चीजों को, ज्यादा बड़ी चीज नहीं है, क्योंकि ओनली आपको जैसे यहाँ पे जो 1/7 की वैल्यूज है, 3 के टाइम पे 3 से मल्टीप्लाई कर देना, 4 के टाइम पे 4 से, 5 के टाइम पे 5 से, 6 के टाइम पे 6। अब आपको ये बताना है कि इन द express the following in the form of p by q, where p q are the integer and q not equal to 0। अभी किया था आपने, p by q की फॉर्म में कैसे करोगे आप, लेट x इक्वल टू 0.6 के ऊपर बार। अगर कोई क्वेश्चन मैं छोड़ रहा हूँ तो वो होमवर्क है आपके लिए, आपको पहले ही आना है, क्योंकि मैं मेजोरिटी तो करा ही रहा हूँ आपको। कुछ अगर क्वेश्चन, अगर जैसे मान लीजिए इसमें 2 ही लिख रखे हैं मैंने, तो एक आपके लिए वो होमवर्क है। ठीक है, तो अब बार है, बार मल्टीप्लाई बाय, एक के ऊपर बार है तो मल्टीप्लाई बाय 10, तो 10x एंड 6.6 के ऊपर बार। इक्वेशन 1, इक्वेशन सेकंड माइनस इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा 9x, अब आएगा 6, तो x की वैल्यू हो होगी 2/3, ये p बाई क्यू की फॉर्म आ गई। तो वही सिंपल है, एक के ऊपर बार था हमने तो 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ 3 के ऊपर बार है, तो x इक्वल टू 0.001, सॉरी, हाँ तो 001, 3 के ऊपर बार है तो मल्टीप्लाई बाय 1000, तो 1000x इज इक्वल टू 1.001, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, तो क्या हो जाएगा 9x, सॉरी 999x अपॉन 1, एक्स की वैल्यू क्या होगी 1 अपॉन 999। ठीक है, काफी मतलब simple। एक दिन और देख लेता हूँ इसमें कोई क्वेश्चन हो, और मैं ज्यादा सोच, 3 ही क्वेश्चन है इसमें से, सेकंड वाला लिख देता हूँ अगर आपके पास बुक ना हो तो,
0 पॉइंट क्या है, 0.4, 0.47। ये आपका होमवर्क, किसी के पास एनसीईआरटी ना हो तो नहीं लिखते। अब आपको क्वेश्चन नंबर 4 भी सेम वही है कि आपको एक्सप्रेस करना है इसको इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। तो मैं इसको जल्दी से कर देता हूँ। लेट x इक्वल टू 0.9 का बार, एक के ऊपर बार है तो मल्टीप्लाई बाय 10 ऑन बोथ साइड, 10x 9.9 के ऊपर बार, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, 9x अपॉन 9, x की वैल्यू कितनी है 1। सॉरी। क्वेश्चन नंबर 5। अब आपको इसमें व्हाट कैन बी द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट बी द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/7। आपको 1/17 को तब तक डेसिमल के बाद तक कैरी रखना है जब तक वो रिपीट नहीं, ठीक है। तो कितने वैल्यूज तक वो रिपीट नहीं करेगा, वो उतनी वैल्यूज काउंट करके बता। तो हम यहां से शुरू करते हैं। 7 1 को अंदर, 17 को बाहर, तो 0.1 जीरो लग गया, लेकिन एक जीरो से काम नहीं होगा, 2 जीरो लगे। 7 5 टाइम्स आएगा 85, 85 माइनस किया 15, एक जीरो और लगा, तो ये आएगा अपने 8 टाइम्स 130, 17 8 या 136, 136 और कितना 14, जीरो वापस लगा, वापस 8 टाइम्स 136, कितना आएगा 4। अब यहाँ पर 4 के आगे पॉइंट की वजह से एक जीरो। अब 2 टाइम करेंगे अपन इसमें 34, माइनस करा वापस 6, वापस जीरो लगा। अब अपन करेंगे 3 टाइम्स, 3 51, 3 टाइम्स 51 7 0। अब अपन करेंगे इसमें कितना है 9 9, सॉरी 7 0 90। और अब 7 5 जा 7 5 जा 85, 7 5 जा 17 5 जा सॉरी 85, तो 5 एंड 0, फिर वापस 2 आएगा, तो ये कितना हो गया 34 और 16, 160, 160 और 9 टाइम्स आएगा इसमें अपने 155, 153। और तो कितना आ गया 7, 7 बचेगा, 7 में से यहाँ पर एक होगा 7, तो जीरो लगा 70 हो गया, 70 और 70 के बाद 60, आगे भी यहाँ पे लिखा है 4 60, 17 4 68, 68 2, अब 2 पॉइंट लगा 0, 1 टाइम 17, अब आया 3 पॉइंट लगा 0, फिर वापस से 1 टाइम 17। अब आपको वापस से क्या आया 30, 130, 130 कितनी बार 119 आता है 7 की टेबल में, शायद 7 टाइम्स 119 कितना है 11, 11 के आगे लग गया 0, 17 17 6 टाइम्स आता है 102, तो 8, 8 और 0 आ गया वापस से 8 80, और फिर 6 4 जा आपके हो जाएगा 68, तो 112, वापस 0 आ गया 119 आता है 7 टाइम्स 119, मतलब 1, देखिए आ गया ना, रिपीट हो गया अपना 1, शुरुआत का पॉइंट आ गया। अब वापस से ये जो चेन है वापस से बन जाएगी। तो कितने डिजिट के बाद रिपीट होगा 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, देयर आर 16 डिजिट, मतलब तेरा 16 डिजिट के बाद रिपीट होता है।
लिख दीजिएगा देयर आर 16 डिजिट इन द डेसिमल एक्सपेंस इन द रिपीटिंग ब्लॉक। ठीक है, रिपीट होने से पहले 16 डिजिट। ठीक, ये आंसर हो गया इसका। Question number 6. Look at a several example of rational number in the form p by q not equal to 0, where p and q are integer with no common factor other than 1 and having a terminating decimal represent. You can guess what property q must satisfy. मतलब कि p and by q दोनों इंटीजर्स होने चाहिए और दोनों के जो कॉमन फैक्टर्स है वो 1 के अलावा कुछ और नहीं होना चाहिए, और दोनों को फिर आप जब डिवाइड करोगे तो जो वैल्यू आएगी वो टर्मिनेटिंग वैल्यू, 2/5, 11/4। इसमें आप देख रहे हो कि क्यू की जो भी वैल्यू आ रही है वो तो मल्टीप्ली जो या तो जो भी वैल्यूज 2 और 5 की आ रही है वो मल्टीप्लाई आप मल्टीप्लिकेंट वैल्यू आ रही है 2 और 4 की, सॉरी 2 और 5 की। तो अगर p बाय क्यू जिनके वैल्यूज आए, p बाय क्यू की जो भी वैल्यू हो p की और q की, वह उन दोनों का कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो 1 और टर्मिनेटिंग वैल्यू आए, तो क्यू को ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी होगी तभी वो वैल्यू आएगी। ठीक है, ये लिखिएगा आप एग्जाम में, आपके नंबर आ जाएंगे। राइट 3 नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। मैंने लिख दिया है 4। पाई भी होता है एक, जिन जहां कहीं खत्म नहीं हो रहे, रिपीट। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर बिटवीन the rational number 5/7 and 9/11। सेम एनसीईआरटी में वैल्यू चेक कर लूंगा। ठीक है, ये वैल्यूज है। ठीक है, मैंने आपको ऐसे कई सारे क्वेश्चंस करा दिए। मैंने आप इसे खुद चाहें तो खुद कर सकते हैं। अगर मैं एक सिंपल सादा आपको इजीली कराऊं तो 5/7, 9/, हम मैं इसमें क्या मेथड लगाएंगे मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें आपको इन दोनों के डिनोमिनेटर सेम करनी है, तो इसको मल्टीप्लाई बाय 11 कर दो दोनों साइड, और इसको मल्टीप्लाई बाय 7 कर दो, तो 55/77, 63/77। थ्री वैल्यूज कोई सी भी लिख दो डिफरेंट, 56/77, 50 57/77 और 58/77। थ्री वैल्यूज हो गई। आप इसे दूसरे मेथड से भी कर सकते हो अगर आपको कोई वो पुराना वाला, लेकिन इस मेथड से सिंपल है। ठीक है, अब आपको क्लासिफाई करना है कि जो नंबर दिया हुआ है वो रैशनल है या फिर इरेशनल नंबर है। ठीक है, ये तो दिख ही रहा है आपको, इरेशनल नंबर है, इसको पी बाई क्यू की फॉर्म में आप लिख नहीं सकते हो, तो ये क्या हो गया, इरेशनल। ये क्या हो गया आपका रैशनल नंबर, क्योंकि इसको जैसे ही आप हटाओगे तो 4 जीरो हो जाएंगे, तो ये क्या हो गया रैशनल नंबर। ये क्या है आपका, अगर आप इसे गौर से देखोगे तो 15 × 15 पेयर बन गया, 15 बाहर आ गया, तो ये क्या हो गया रैशनल। रैशनल, अगर आप इससे देखोगे तो ये क्या हो जाएगा आपका 0.111, आपका हो जाएगा इरेशनल नंबर। ओके, इरेशनल, ये हो गया आपका इरेशनल नंबर, वो हो गया आपका। अब इसमें दो क्वेश्चन शायद मैंने छोड़े हैं, वो आपका क्लियर करना। ठीक है? अब हम अगली एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। 9 ही क्वेश्चन थे इस एक्सरसाइज में। अब हम 1.4 से पहले उसके कुछ एग्जाम्पल से वो करते हैं। इसमें हमें बताना है कि जो नंबर दिए हुए हैं, चेक द वेदर्स 7.5 ये वैल्यूज है, ये आर इरेशनल नंबर और नो। दी गई वैल्यूज इरेशनल है या फिर रैशनल, आपको ये फाइंड आउट करना है। ये आपके लिए होमवर्क है, मैंने बता दिया था आपको कैसे फाइंड आउट करना है। अभी तक अब जितना बेसिक पढ़ा अपन ने उससे अपन इसे सॉल्व कर सकते हैं, तो ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, अब ऐड का क्वेश्चन पहली बार आया तो मैं आपको बता दूं,
2 प्लस रूट 2 प्लस 5 प्लस रूट 3, ये आपके लिए होगा। मैंने आपको बताया था कि रूट की जो वैल्यूज सेम है वो सम हो जाएगी, मतलब रूट 2 से रूट 2, रूट 3 से रूट 3। ऐड और सब्ट्रैक्ट में रूट की वैल्यू सेम होगी तभी ऐड सब्ट्रैक्ट होगा, लेकिन मल्टीप्लिकेशन में ऐसा नहीं है, रूट की वैल्यू अलग अलग हो तब ही मल्टीप्लिकेशन होगा या सेम हो तभी। तो यही इसका फाइनल आंसर है, क्योंकि दोनों वैल्यूज अलग हो चुकी है, तो यही इसका फाइनल आंसर है। अब आंसर नंबर 13 का क्या है, इसमें मल्टीप्लाई 6 रूट 5 मल्टीप्लाई 2 रूट 5, मैंने बताया था रूट, तो मल्टीप्लिकेशन कुछ नहीं, 6 इंटू 2, रूट 5 को रूट 5 से मल्टीप्लाई, तो रूट से रूट कट जाएगा तो ये तो 5 आ जाएगा और ये 12 आ जाएगा, तो ये 60 आंसर, ये इसका फाइनलाइज आंसर हो गया। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन बहुत सिंपल है। अब ये बोल रहा है डिवीजन, आपको करना क्या है, 8 रूट 15 अपॉन 2 रूट 3, इन दोनों को सॉल्व करना है। आप अगर इसको देखोगे तो ये क्या है, एक तरीके से 8 रूट 5 मल्टीप्लाई रूट 3 अपॉन 2 रूट 3, यही तो है। रूट 3 से रूट 3 कट जाएगा, 2 से ये कट जाएगा, 4 रूट 5। कैसे हुआ ये, रूट 15 को अगर अपन तोड़ेंगे तो रूट 5 इंटू रूट 3, रूट 3 से रूट 3 कैंसिल कर दिया हमने, और 2 से 8, तो ये इसका फाइनल आंसर है। एक सेकंड में आंसर चेक कर लेता हूँ। हाँ, ये इसका आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 15, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। इसमें ये वाला एक्सप्रेशन देखिए आप, पहले आपको मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई तो कैसे हो जाएगा, 5 इंटू 2 10 प्लस 5 रूट 5। रूट के अंदर की वैल्यू मल्टीप्लाई होगी, बाहर की तो बाहर लग जाएगी। ठीक है, और ऐड में भी बाहर की वैल्यू ऐड होगी, 2 रूट 7 प्लस, अब अंदर चली जाएगी 7 मल्टीप्लाई बाय 5 30, यही इसका फाइनल आंसर हो गया, इससे आगे जाएगा नहीं। ठीक है, अब अगला देखते हैं। इसमें आप देखोगे तो आइडेंटिटी बन रही है ए माइनस बी, ए प्लस बी का ए स्क्वायर माइनस बी, क्या होगा 25 माइनस 5, इसका स्क्वायर कितना हुआ 25, इसका क्या होगा 5, क्या हो गया 20 माइनस। ठीक है, इसमें भी अब इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 3 का स्क्वायर, रूट 3 का स्क्वायर 3, रूट 7 का स्क्वायर 7 प्लस 2 रूट 21, कितना हो गया 10 प्लस 2 रूट 21, ये इसका फाइनल आंसर हो गया। अब ये वही प्रॉपर्टी लग रही है, ए माइनस बी, ए प्लस बी का होल, तो ये तो क्या हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 11 का स्क्वायर कितना हुआ 11 माइनस 7 का स्क्वायर अंडर रूट 7 का, कितना आ गया 4, ये इसका सॉरी, इसका ये फाइनल आंसर हो गया। जनरल है, मतलब जनरल प्रॉपर्टी लगी ए माइनस बी, ए प्लस बी, तो ये क्या हो जाएगा अंडर रूट का स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या माइनस का कितना हो गया रूट 7 का स्क्वायर। ये आपके जर्नल एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल नंबर 15 कंप्लीट। एग्जाम्पल नंबर 16 में हमें क्या करना है, रैशनलाइज करना है डिनोमिनेटर को, तो मैंने आपको रैशनलाइज करना बेसिक में इंट्रोडक्शन में सिखाया था। सेम वैल्यू से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दिया,
तो ऊपर क्या हो जाएगा, √2 का √2 और नीचे का क्या हो गया 2। ये इसका फाइनल आंसर है। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं तो नोट्स अवेलेबल हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में हम आपको दे देंगे। अब एग्जाम्पल 17 मैं आपके लिए 18 कराता हूँ मैं आपको, और 17 और 19 आपके लिए होमवर्क रहेंगे, ठीक है। ये आपके लिए homework, क्योंकि ये टफ वाला है तो ये मैं करूँगा। टफ तो कुछ है नहीं इसमें भी, लेकिन फिर भी इसमें क्या करना है आपको, मैंने बताया था नीचे के सेम लिख दो, ऊपर नीचे, और बीच का साइन चेंज कर दो, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कीजिए, 5√3 प्लस 5√5। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस ए माइनस बी, ए प्लस बी का क्या हो गया स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3 माइनस क्या हो गया -2। तो 5√3 कॉमन ले लीजिए, 5√5 अपॉन माइनस का 2, यही इसका फाइनल आंसर, ठीक है। अब हम करेंगे एक्सरसाइज 1.1.4, ठीक है। अब इसमें आपको बताना है कि कौन सा रैशनल है कौन सा इरेशनल। मैंने आपको थोड़ा सा बेसिक बता देता हूँ। रैशनल नंबर अगर किसी भी इरेशनल नंबर से ऐड या सब्ट्रैक्ट होगा तो हमेशा इरेशनल है, ठीक है। ये आपको बेसिक बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है, रैशनल नंबर माइनस इरेशनल, तो क्या आएगा, इरेशनल नंबर, तो क्या हो गया ये इरेशनल, ऐसे करके आपको यहाँ पर क्या होगा, ब्रैकेट खोलिएगा आप तो 3 प्लस √3 माइनस √2, ये तो कट जाएंगे तो 3 तो बचा, ये क्या हो गया रैशनल नंबर। इसमें भी क्या है, √7 से √7 कट जाएगा तो 2/7 ही बचेगा, तो ये भी क्या हो गया रैशनल नंबर, ठीक है। अगर कुछ है इसमें क्वेश्चन तो वो आपके लिए होमवर्क, मैंने बेसिक बता दिया है आपको जनरल। अब आएगा क्वेश्चन नंबर 2। इसमें आपको इसे सॉल्व करना है, तो सॉल्व कैसे होगा कि इन दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कीजिए, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6, 3 मल्टीप्लाई बाय √2 3√2, √3 मल्टीप्लाई बाय 2 और 2√3, बस ये √3 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना होगा 6। ये फाइनल है क्योंकि इससे आगे ये सॉल्व नहीं हो, ठीक है। अगला √5, अब ये a माइनस बी, ए प्लस बी बन रहा है तो क्या आएगा ए स्क्वायर माइनस बी, ए स्क्वायर क्या है √5, 5 √5 का स्क्वायर 5 माइनस 2 का स्क्वायर √2 का स्क्वायर 2, कितना हो गया 3, इसका फाइनल। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। Recall pi is defined as a ratio of the circumference of a circle and to its determinant. So pi is equal to c by d seems that contradict fact that pi is an irrational. How you can, अब ये कहना चाहता है आपसे कि पाई जो होता है वो सरकमफेरेंस अपॉन डायमीटर होता है सर्कल का, ठीक है। तो ये बोलना चाहता है कि पाई, अगर पाई की वैल्यू 22/7 है तो फिर तो पाई एक रेशनल नंबर होना चाहिए, पर ऐसा है नहीं। असलियत में पाई इज एन इरेशनल नंबर। क्यों, इसके पीछे रीजन क्या है, इसके पीछे रीजन ये है कि जो आपका पाई है, वो पाई जो है आपका, उसकी वैल्यू अपन 2/22/7 मानते हैं, लेकिन असलियत में ये उसकी वैल्यू होती नहीं है, ये इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है। असलियत में इसकी वैल्यू क्या होती है, सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्कल अपॉन डायमीटर ऑफ अ सर्कल। तो वो वो वैल्यू इसके लगभग इक्वल होती है असलियत, लेकिन वो असलियत में असलियत में जो ये वैल्यू है, ये आपकी
22/7 जो वैल्यू है वो आपकी पाई की वैल्यू के एज इट इज इक्वल नहीं होती, क्योंकि हम जानते हैं पाई कभी भी अपने आप को रिपीट नहीं करता है। पर 22/7 आफ्टर सम डिजिट it can be repeated, but pi can't repeat itself. So pi is an non-terminating, non-repeating decimal. So pi is an irrational number. ये प्रूफ होता है कि पाई एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, अब हमें ना अगले क्वेश्चन में, फोर्थ वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आता, तो डायरेक्ट फिफ्थ पे आते हैं हम। इस क्वेश्चन को रैशनलाइज करना आपको सिखाया था। सेम वैल्यू से ऊपर नीचे जो रूट में है, नीचे वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो √7/7 आंसर। ये वाला क्या हो जाएगा, पहले माइनस कॉमन ले लीजिए आप, तो 1/2 माइनस √7, माइनस कॉमन ले जाएगा, मल्टीप्लाई 2 प्लस √7। आपको वैल्यू जो बदलनी है वो मतलब जो साइन बदलना है वो इरेशनल नंबर का बदलना है। तो क्या हो गया, 2 प्लस √7, माइनस अभी बाहर ही, तो और ये a माइनस बी, a प्लस बी, तो a स्क्वायर, तो 4 माइनस 7 कितना हो गया, -3। -3 से वो कट जाएगा, -3 का माइनस से ये माइनस कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा, 2 प्लस √7/3 आंसर। ठीक है, अगला, अब एग्जाम पर अब आ चुका है, आपकी एक्सरसाइज नंबर 1.4 कंप्लीट हो चुकी है। अब एग्जाम्पल नंबर 20 आ चुका है। एग्जाम्पल में 20 में मैंने आपको लॉज ऑफ एक्सपोनेंट सिखाए थे शुरुआत में। जब आपका बेस सेम हो, पावर अलग अलग हो, तो बेस कॉमन कर दो, तो पावर को ऐड, तो ये पावर कितनी हो जाएगी, 2 की पावर 1, तो इसका आंसर 2 ही हो जाएगा। ठीक है, ये मैंने आपको बताया। और अगर जब पावर, अब अगला क्वेश्चन क्या, इसमें 2 3, चौथा है डायरेक्ट, मतलब सेकंड और थर्ड आपके लिए होमवर्क। 13 मल्टीप्लाई 17, इन दोनों की पावर सेम है पर बेस अलग अलग है। तो इसमें क्या होगा, 13 मल्टीप्लाई बाय 17, 1/5। 13 मल्टीप्लाई बाय 17 को आप करोगे जब, क्या आएगा, 321, 1 2 3 से 3 5 1 7 1 2 1 2 की पावर 1/5। इसे आप सोल्व करोगे फर्दर तो आंसर आ जाएगा आपका। ये आपके एक्सपोनेंट वाले क्वेश्चंस मतलब अब आ चुके हैं। एक्सरसाइज 1.5 आपके इसी के ऊपर है टोटल। तो अब आप अपन करेंगे क्वेश्चन नंबर 1। 2 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 2 2 जा 4, एग्जांपल 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 2 जा 64, 1 2 3 4 5 6, 2 की पावर 6 कर दें तो 64 आता है, और 1/2 बाहर, बाहर जाएगा तो मल्टीप्लाई हुआ तो 2 की पावर 3, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 आंसर। सही है, 2 की पावर 6 टाइम्स 64 होता है, तो इसे अपन स्मॉल में लिख दें, उसके बाद मल्टीप्लाई कर दें तो यही आंसर है। ठीक है, तो 2 की पावर 5 टाइम्स 32 होता है, बाहर 1/5 हो जाएगा, अंदर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 1/5, तो ये कट जाएंगे, तो क्या बचा, 2। इसमें क्या होगा, 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9, तो 3 की पावर ये, और 3, तो ये कट जाएगा, तो 3 की पावर 3 आ जाएगी, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो सेम 2 की पावर 5, 2/5।
तो 2 ही बचेगा। 2 कितना होता? 4। 125, 5 की पावर 3 -1 बाई, ये आपको जानना होगा कि किसकी पावर कितनी बार करते हैं तो वो वैल्यू आती है। स्क्वायर रूट और क्यूब रूट, क्यूब और स्क्वायर आपको याद रखना होगा। तो 5 की पावर -1 तो कितना हो गया? 1/5। ये इसका फाइनल आंसर है। क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट। टू, अब मैंने आपको बताया था जब बेस सेम हो और पावर अलग अलग हो तो कॉमन बेस करके दोनों पावर्स को ऐड कर देंगे। तो एलसीएम लेंगे दोनों पावर्स में, तो क्या एलसीएम आएगा? 15, 15, 5, 10 प्लस 3, तो 2 की पावर 13/15 सेम। ये हो जाएगा इसमें। अब इसका आंसर क्या होगा, एक से चेक कर लेते हैं। इसको आप सॉल्व कर दोगे तो इसका आंसर निकल जाएगा। तो कॉम्प्लेक्स जरूर होगा ये। 1 सेकेंड। हाँ, इसे आप सॉल्व कर लीजिएगा, वैसे कॉम्प्लेक्स ज्यादा हो गया है। अब हम अगला करते हैं। 1 खोल दो इसे तो 3 की पावर 21 हो जाएगी। 3 की पावर 21 को अपन सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। अगला करें तो अब दोनों का, तो इसमें सिंपल ये है कि आप इन दोनों को मल्टीप्लाई होने दीजिए और पावर सेम है तो पावर ऊपर लगा दीजिए। 7, 49, 56, 56 की पावर 1/2। 56 की पावर 1/2 मतलब क्या हो गया? 8। 8 8 जा 50, 64। 6 6 जा 36। 56, 56 अंडर रूट 56 कितना हो गया? 56 आपका, इसकी वैल्यू आप निकालोगे तो इसका आंसर आएगा 7 7 जा 49, 8 8 जा 64 हो जाता है। इसका अंडर मतलब अंडर रूट 56, इसको आप सॉल्व कर लेना फिर। अगला, यही आपका चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट होता है। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। ये मेरे चैनल का पहला वीडियो था। अगर आपको अच्छा लगा हो तो कुछ इम्प्रूवमेंट की जरूरत है तो मुझे बताइएगा, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम इस यूट्यूब पे क्लासेस डाल रहा हूँ तो फर्स्ट टाइम इसलिए आप मुझे, अगर कुछ गलती हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। मैं इस चैनल के अंदर आपको क्लास 9th, क्लास 10th, क्लास 11th, क्लास 12th, एनडीए और एसएससी तीनों की सबकी मैथ कराने वाला हूँ, रीजनिंग कराने वाला हूँ। मतलब कोई सा भी सब्जेक्ट नहीं छोड़ूंगा मैं, फ्री में पूरा कोर्स कराऊंगा। बस आप सपोर्ट करते रहिए। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने बड़े भैया के साथ। अगर आप एसएससी की प्रिपरेशन, अभी तो आप 9th में हो, आपके जो बड़े हैं जिनको एनडीए या एसएससी या सीडीएस की तैयारी करनी है, उनको मैथ की जरूरत है, रीजनिंग की जरूरत है, तो उनको मेरे चैनल के बारे में बताइएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।